गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मेरा नाम प्रतीक है और मैं इस समय करेंटली जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आज आपको वही चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्टली आपको एक प्लान लेके चलना होगा। ओके, प्लान में क्या है, पहले तो हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। ओके, कि हमें किस किस प्रदेश का एग्ज़ाम देना है। ओके, जैसे हम आपको बताते हैं, डीजेएस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, एमपीसीजे मध्य प्रदेश सिविल जज सर्विसेज, ओके, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, यूपी पीसीएसजे यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने जुडिशरी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होगा, पहले आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। ओके, कुछ स्टेट में आईपीसी बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, कुछ स्टेट में ऐसा है सीआरपीसी बहुत ज़्यादा नंबर का है, किसी स्टेट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम नंबर के हैं, किसी स्टेट में फिक्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। ओके, तो इसलिए हमें ये पहले प्लान लेके चलना है कि हमें स्टेट कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें उस स्टेट के जो भी पर्टिकुलर सिलेबस हैं, जो जो भी मेजर लॉज हैं, जो भी माइनर लॉज हैं, हमें उन सब को अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? कि हमें मालूम है बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि कुछ परसेंट में सिलेबस डिफरेंस होता है। आपने एक बार आईपीसी पढ़ ली, वो हर स्टेट के लिए सेम है, पर उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ मार्क्स के आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो किसी स्टेट में अगर आईपीसी कम नंबर का है और सीआरपीसी ज़्यादा नंबर का है तो आप उस स्टेट के लिए सीआरपीसी ज़्यादा तैयार कीजिए, आईपीसी तो आपका तैयार ही हो रहा है। ओके, ये चीज़ है। फिर आपको एक प्लान ये भी बना के चलना होगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं जुडिशरी तो वो भी अच्छा है, और अगर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी टीचर के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग कोचिंग भी ले सकते हैं। जैसे मैं अपना बात बताऊं आपको, मैंने कोचिंग ले रखी है। मैंने इसलिए कोचिंग ले रखी क्योंकि मैं अभी 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ओके, और कॉलेज की जो पढ़ाई है, ओके, उसको भी पढ़ना है। एक कोचिंग मेरे लेने का एक सिंपल फंडा यही था कि कोचिंग लूँगा तो मुझे गाइडेंस मिलेंगी, मैं कितना समय कोचिंग में दे पाऊँगा, क्लासेस रेगुलर रहेंगी, वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको है कोचिंग है वो ऑप्शनल है आपके लिए। कोचिंग ऑप्शनल है, आपको लेना है आप लीजिए, आपको नहीं लेना है ये आपके ऊपर है। ओके, सेकंड में आपका आता है एक टाइम टेबल। टाइम टेबल क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो, ओके, अगर आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको तो अब जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए अलग टाइम टेबल रहेगा, क्योंकि अब आपको कॉलेज नहीं जाना है, क्लासेस नहीं करनी है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। ओके, पर अगर आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे कॉलेज भी करना है, प्रेजेंटेशंस भी हैं, असाइनमेंट भी मिलेगा, मूट कोर्ट भी होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम को देखते हुए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप कितने समय खाने को दे पा रहे हो, कितने समय आप पढ़ाई को दे पा रहे हो, ये सब आप, और हर इंडिविजुअल का अपना एक टाइम शेड्यूल है। ठीक है, वो कैसे हर चीज़ को मैनेज करता है, तो आप लोग अपने टाइम को देख के आप लोग पढ़ाई को कितना टाइम दे पा रहे हो, आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो। ठीक है, थर्ड में है बुक्स। बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बुक्स के साथ बेयर एक्ट। बुक्स के साथ बेयर एक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, बेयर एक्ट जो है, अगर आपने जैसे आईपीसी हो गया, अगर आपने आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की, अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे तरीके से पढ़ ली है तो वो आपके प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगी ही करेगी, पर वो मेंस में भी आपकी हेल्प करेगी। ओके, तो इसमें सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आपका प्रीलिम्स पार्ट तो मजबूत हो जाएगा, मेंस के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर है, पर
मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें आपको जनरल एक्सेप्शंस भी आते हैं आईपीसी में, ओके। फिर आपको केस लॉज भी देना होगा, अगर उस सेक्शन का कोई एक्सेप्शन है तो आपको उसको भी एक्सप्लेन करना होगा, वो एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी एक पर्टिकुलर राइटर की या आपको एक पर्टिकुलर जो प्रोफेसर्स हैं उनकी आपको बुक रेफ़र करनी होगी। जैसे मैंने आईपीसी के लिए एस.एन. मिश्रा ले रखी है, इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरे पास दत्त एन सुंदराम है, सिविल प्रोसीजर के लिए मेरे पास सी.के. टकवानी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे पास अवतार सिंह है, और सीआरपीसी के लिए मेरे पास रतन लाल एंड धीरज लाल है। तो मैं ये सारी बुक्स रेफ़र कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आपको मटेरियल्स आपको फिर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, मटेरियल से मेरे ये कहने का मतलब सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर दोनों। अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई बैरैक्ट पढ़ रहे हैं, बुक्स और बैरैक्ट पढ़ने के बाद आपको जो फंडामेंटल्स है, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, तो वो आप जब मटेरियल सॉल्व करेंगे, मटेरियल सॉल्व करना मतलब सॉल्व अनसॉल्व पेपर, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने 100 क्वेश्चन में से 60 सही किए हैं, मेरे 40 गलत गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर हमें वही सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना है, फिर हम अगली बार सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमारे 60 जो सही थे इस बार 80 सही हो, 20 गलत हो, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल्स को देखते रहना है, ठीक है। सॉल्व पेपर आप ले सकते हैं, अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं स्टेशनरी दुकान पे या किसी होलसेल मार्केट में अच्छे बल्क में मिल जाती है, ठीक है। फिर है आपको प्रॉपर नोट्स मेड बाय योर ओन, प्रॉपर नोट्स मेड बाय योर ओन, ठीक है। आपको जैसे अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो भी, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए जो कि आपके खुद के हों, ठीक है। अगर आप बुक्स वगैरह कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, आप बुक्स पढ़ो, केसेस वगैरह, लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद और केसेस पढ़ने के बाद आपको उस पॉइंट से क्या समझ में आया आप उसको अपने नोट्स में लिखते जाइए। केसेस के फैक्ट क्या है, जजमेंट क्या है, ठीक है, इश्यूज़ क्या क्या रेज हुई हैं, ये सारी पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। तो जब आप अगली बार अपना नोट्स पढ़ेंगे तो आपको वो केस याद आ जाएगा, वो अच्छा मैंने इस केस में ये पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके प्रॉपर अपने नोट्स होने चाहिए, और नोट्स इतने क्लियर होने चाहिए कि आप अगर अगली बार पढ़ते हो तो आपको अच्छे तरीके से याद आ जाए दिमाग में कि हाँ हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी है, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस में क्या, अगर आपका कोई सीनियर है, ठीक है, अगर वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो उन्होंने जुडिशरी क्लियर कर लिया है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं कैसे किस हिसाब से तैयारी करूँ। फिर आता है रिवीजन का ये पूरा सिस्टम है कि अगर आप जो भी नोट्स अपने बना रहे हैं या अगर आपने बैरैक्ट पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, सॉल्व अनसॉल्व पेपर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा लिया तो आप उसको छोड़ दें ना, आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना मस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें सारे आर्टिकल्स रिवाइज होने चाहिए, सेक्शंस हैं तो हमें सारे सेक्शंस रिवाइज होने चाहिए, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और लास्ट में है आपका मोटिवेशन। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे उनका हुआ नहीं, अरे क्यों मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, अरे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। देखिए मेरे एक कहने का साफ ये मतलब है, सपने हमने देख रखे हैं तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। हमने सपने देखे हैं, मेहनत कोई और करे, ऐसा नहीं हो सकता।